हेलो दोस्तों। आज की हमारी कहानी है फूहड़ बहू। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ये क्या, बिना घी की दाल, सब्जी का रंग ऐसा जैसे किसी बीमार को खाना खिला रही हो। ना नमक, ना तेल, मसाला। आखिर क्या कमी रखी है मेरे बेटे ने राशन पानी भरने में, जो तुम ऐसा सड़ा गला खाना बनाकर मुझे बीमार करना चाहती हो। 30 साल होने को आए तुम्हें इतना नहीं पता, मगर आज तक ढंग का खाना नहीं बना पाई हो तुम। तू ना तो अपने सास ननद की, ना अपने पति की पसंद बन पाई। तेरी शक्ल देखते ही हमारा दिन खराब हो जाता है। विमला देवी ने अपनी बहू नताशा को फटकारते हुए कहा तो उसने अपनी आंखों में आंसू भर लिए, जिसे देख प्रियांश जी बोले, नताशा माँ सही कहती हैं। तुम्हें आज तक समझ में नहीं आया कि उन्हें कैसा खाना पसंद है। वैसे तुमसे उम्मीद भी नहीं की जा सकती, क्योंकि तुम्हें तो यह भी नहीं पता कि पति को चाय में अदरक और इलायची पसंद है। भूल जाने का बहाना बनाती हो, जबकि तुम्हारी कामचोरी है। तुम्हारा मन काम में लगता ही नहीं। बस दिन भर आंसू बहाकर ऐसे जताती हो जैसे हमने तुम्हें घर में कैदी बनाकर रखा है, और बीमारी का बहाना बनाकर बिस्तर में ही पड़ी रहती हो। नताशा अपने पति और सास की बात सुन चुपचाप थाली उठाकर दोबारा नमक मिर्च बढ़ा दाल में घी डालकर दोबारा अपने सास के सामने रख देती है। उनका मानना था कि सास तो माँ के समान होती है, अगर कुछ कह भी देती है तो बुरा हमें नहीं मानना चाहिए। देखा, जब तक फूहड़ बहू को दो बातें ना सुनाओ तब तक ये कोई काम ढंग से नहीं करती। अब देखो, घी पड़ी है, दाल नमक मिर्च की सब्जी कितनी सुंदर लग रही है, इसको तो बस मुझे गुस्सा दिलाना होता है। कहते हुए सारा खाना चटकर खा गई। तभी हैदराबाद से 4 दिन की छुट्टी आया हुआ नताशा जी का बेटा रोहन अपनी माँ के साथ रसोई में आ गया और उनके आंसू पोंछता हुआ बोला, माँ, जब तुम्हें पता है कि दादी को इतना घी तेल मसाला नहीं देना है, तो तुम बोलती क्यों नहीं कि उनकी सेहत के लिए गलत है। और तो और तुम सबके लिए ही ऐसा ही खाना बनाती हो, खुद भी ऐसा ही बिना नमक मिर्च का खाना खाती हो, ताकि उन्हें ऐसा ना लगे कि घर में उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। हर गलत बात पर तुम्हारी चुप्पी मुझे आज तक समझ में नहीं आई है माँ। रोहन ने दुखी मन से पूछा। रोहन भी अपनी माँ की हालातों से बहुत दुखी था। वह चाहता था माँ को हर सुख मिले, दादी पापा के तानों से मुक्ति मिले, मगर कैसे नहीं जानता था। तब हर बार की तरह नताशा जी बोली, बेटा, औरतों की चुप्पी से ही घर बसते हैं। क्या हुआ जो मेरे बड़ों ने मुझे 4 बातें सुना दी, कहीं ना कहीं मेरी भलाई के लिए कह रहे हैं, जबकि वो अच्छे से जानती हैं इस तरह के तिरस्कार में उनकी कोई भलाई नहीं। अनीता जी जब ब्याह कर आई थी, बड़े बड़े सपने अरमानों के साथ उन्होंने अपने पति के साथ ससुराल में कदम रखा था। सोचा था अपने गुणों और सूझबूझ से इस परिवार को अपना बना लेंगी। हर कला में कौशल थी, चाहे वो पाक कला हो, सिलाई कढ़ाई बुनाई, सभी चीज़ों में बेहद निपुण थी। माता पिता को गर्व से कहते थे कि हमारी बिटिया जिस घर में बहू बनेगी उस घर में खुशहाली छा जाएगी। यहाँ तक कि वह विमला जी के बेटे प्रियांश से ज़्यादा पढ़ी लिखी थी। प्रियांश ने तो सिर्फ 12वीं पास कर पिता की छोटी सी कपड़े की दुकान संभालना शुरू कर दिया था, पर नताशा जी ने स्नातक की डिग्री ले रखी थी। शायद यही बात सास विमला जी को पसंद नहीं थी। उनका सोचना था अगर बहू बेटे से ज़्यादा पढ़ी लिखी है तो कहीं बेटे को कब्जे में ना कर ले, और इस बात को लेकर नीचा ना दिखाए कि उससे ज़्यादा पढ़ी लिखी है, कल को नौकरी भी कर सकती है। फिर क्या था, जिस दिन से नताशा ने घर में कदम रखा, विमला जी ने कदम कदम पर उनके हर काम में उंगली उठाना, हर बात पर मीन मेख निकालना शुरू कर दिया। वे कितना भी अच्छा खाना बनाकर लाती, ऐब निकाल कर थाली फेंक देती थी। सिलाई कढ़ाई बुनाई का गुण तो जैसे बक्से में ताला डालकर कहीं छुपा दिया। हर छोटी बड़ी बात पर उन्हें नीचा दिखाना, कभी घर के मामलों में उनको शामिल न करना, पाई पाई के लिए उन्हें मोहताज कर देना, बस उनकी सास ने उनके साथ यही सब किया, जिसमें उनके बेटे प्रियांश जी ने भी उनका पूरा साथ दिया। आखिर वे श्रवण कुमार जो थे, उन्होंने यह बात अपने मायके में भी कभी नहीं बताई, क्योंकि माँ की शिक्षा थी, अब ससुराल ही तेरा घर है, अगर वो तुझे कुछ कोई बोल दे तो चुपचाप सुन लेना। हम औरतों की चुप्पी से ही घर बसते हैं बेटा। शादी के 1 साल बाद ही जब रोहन उनकी गोद में आया तो वो सब भूलकर अपने बेटे में खो गई। अब ना हो तो उन्हें अपनी किसी निपुणता के बारे में याद न था, ना ही उन्हें अपने आप को साबित करना था। वे तो बस अपने बच्चे के पालन पोषण में लग गई। जिसे जो कहना था सब कहते रहे। उन्होंने सभी बातें एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल दी थी। उनके विरोध ना करने के कारण परिणाम यह हुआ कि उन पर होते मानसिक अत्याचार का पारा चढ़ता ही चला गया।
काश उन्होंने अब पहली बार में ही रोक दिया होता तो आगे इस तरह की नौबत ना आती, मगर क्या करें, उन्होंने खुद हालातों के साथ समझौता कर लिया था। वो तो बस रोहन को अच्छी शिक्षा और एक बेहतर इंसान बनाने में जुट गई थी। उन्होंने कभी किसी की बुराई नहीं की, सिर्फ उसके बारे में सोचा और अपने बेटे का चरित्र निर्माण करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मगर ये बात भी शीला जी को बिल्कुल पसंद नहीं। 10वीं से भी अपने पोते को हॉस्टल भेज दिया। उन्हें डर था कहीं बहू ने पोते को उल्टी पुट्टी पट्टी पढ़ा दी तो कल को ये बच्चा हमारे व्यवहार विरोध ना करने लग जाए। नताशा जी ने बहुत रोका कि कम से कम उसे 12वीं तक मेरे साथ रहने दीजिए, मगर किसी ने उसकी एक बात नहीं मानी। आज रोहन मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पद पर स्थापित है। इस बात से नताशा जी का सर हमेशा गर्व से ऊंचा रहता है। दूसरे दिन माँ के चिल्लाने की आवाज़ सुन रोहन उनके कमरे की तरफ भागा तो देखा माँ जमीन पर अपना हाथ पकड़े रो रही थी। माँ, क्या हुआ? ये हाथ कैसे जल गया? कुछ नहीं बेटा, गरम चाय गिर गई थी। आगे की कहानी पार्ट 2 में है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।